Hello class, today we are going to start our second part of the chapter The Rat Trap. We have done till Never Escape. Now we are going to start from It Was Late in December. Okay, so let's start. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. यहाँ तक क्या था, जो रेड ट्रैपर था वो फॉरेस्ट में गुम गया था, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था. ठीक है, तो अब टाइम क्या था उस टाइम पर कि दिसंबर का लेट हो चुका था. इट मीन्स कि विंटर थी. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. आपको पता है कि विंटर में जो अंधेरा है वो जल्दी छा जाता है, डार्कनेस जल्दी आ जाती है. ठीक है, तो इसलिए जो डार्कनेस थी वो पूरे फॉरेस्ट पर छा चुकी थी. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. इस डार्कनेस ने डेंजर को बढ़ा दिया था और उसकी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट भी इससे बढ़ गई थी. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. अब उसे फाइनली कोई कुछ भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो ग्राउंड पर बैठ गया. टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. अब उसे ऐसा लगा कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया, उसकी डेथ नज़दीक आ गई है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड अ साउंड. लेकिन जैसे ही उसने ग्राउंड पर अपना सर रखा, इट मीन्स कि वो ग्राउंड पर लेट गया, उसने एक साउंड सुनी. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. एक बहुत हार्ड थम्प करने की आवाज़, थप थप की आवाज़ उसने सुनी. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. और उसको कोई डाउट नहीं था कि वो क्या था. ही रेज्ड हिमसेल्फ. वो उठा. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल. ये किस चीज़ की आवाज़ थी? आयरन मिल में से हथौड़े की आवाज़ आ रही थी. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. मुझे लगता है कि आसपास लोग हैं. ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, गोट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और वो साउंड की डायरेक्शन में चल दिया. द रैम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. रैम्सजो आयरन वर्क्स जो कि अब बंद हो चुकी थी. were not so long ago, कुछ ज़्यादा दिनों पहले की बात नहीं है. एक बहुत बड़ा प्लांट था जहाँ पर स्मेल्टर और रोलिंग होती थी, मतलब कि जहाँ पर आयरन वर्क होता था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. समर टाइम में क्या होता था? लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोड बार्जेस. इट में कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती थी लोडेड बार्जेस की, मतलब कि जो आयरन के जो मटेरियल था उससे उसकी बोट्स से जो लोडेड जो आयरन मटेरियल था उससे लोडेड जो बोट्स थी उनकी बहुत लंबी लाइंस होती थी. स्काउ स्लिड डाउन द कैनल, जो कैनल के आसपास होती थी. विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक लेक के पास होती थी. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट. और विंटर टाइम में क्या था, जो मिल थी वो पूरी कोल डस्ट से काली हो चुकी होती थी. विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि चारकोल क्रेट से निकलता था. अब आपने देखा होगा कि जो चारकोल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उससे ब्लैक कलर का धुआं निकलता है. तो उसी से सारा जो एरिया था वहाँ का वो ब्लैक हो चुका होता था. समर टाइम में वो बार्जेस के थ्रू, इट मीन्स कि बोट्स के थ्रू जाता था, और विंटर टाइम में रोड्स के थ्रू वो अपना ट्रांसपोर्टेशन करते थे. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the wire to be ready to put on the anvil. एक दिन ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक शाम को क्रिसमस से ठीक पहले जो मास्टर स्मिथ, जो लोहार थे वहाँ पर, और जो उनके हेल्पर थे वो भट्टी के पास बैठे हुए थे पिग आयरन की वेट में, जो कि उन्होंने फायर में पुट डाउन किया हुआ था. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो कि वो आयरन ब्लॉक्स पर, जो आयरन के फ्रेम्स होते हैं उन पर लगाने के लिए वेट कर रहे थे. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टील द ग्लोइंग मास with a long iron bar, returning in a few moments dripping and perspiration. तो
As was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. उनमें से every now and then one of them got up to stay. उनमें से हर कोई वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी उनमें से एक उठा ताकि वो उस पिग आयरन को चलाकर आ सके और वो थोड़ी देर में वापस आ सके। अब जैसे कि कस्टम था, वहाँ पर रिवाज था कि उसने केवल एक लॉन्ग शर्ट और वुडन के शूज़ पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। उस पूरा टाइम वहाँ पर कई तरीके की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। वहाँ पर क्या हुआ? द बिग बेलोज ग्रोन्ड, इट मीन्स जो पाइप थे, जो वहाँ पर जो धुआं निकलने वाले पाइप्स थे बड़े बड़े, वो उनमें से धोखने की आवाज़ आ रही थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो वहाँ पर कोल था वो उसके चटकने की आवाज़ें आ रही थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जो फायर बॉय था, जो लड़का था वहाँ पर, वो क्या करता था, वो उसके बॉय शॉवेल्ड चारकोल, वो चारकोल को फावड़ों से भर भर कर उसके अंदर फर्नेस की भट्टी के मुंह में डालता था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जिससे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बाहर क्या था? बाहर वाटरफॉल होता था, जो कि नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन, नॉर्थ विंड मतलब कि नॉर्थ की तरफ वहाँ पर रेन होती थी। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो उनकी छत थी, इट मीन्स कि अंदर जो था वो भट्टी में चारकोल को या कोल को डालने का काम होता था, जिससे बहुत ज़्यादा शोर होता था। और बाहर वाटरफॉल का, जो कि उनकी छत पर वाटरफॉल होता था, उससे भी बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता था। इट वॉज प्रोबेबली एंड ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर द फोर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। इन्हीं सब शोर की वजह से लोहार ने ये नोटिस ही नहीं किया कि कब एक आदमी ने गेट खोल दिया और उसके अंदर आ चुका था, उस मिल के अंदर आ चुका था, जब तक कि वो उसके भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हुआ। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. Surely it was nothing unusual. ये श्योर है कि ये बहुत ही अनयूजुअल नहीं था पुअर लोगों के लिए कि वो विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड, कि उन्हें नाइट में क्या था, हमेशा ही एक बेटर शेल्टर, मतलब कि कहीं वो अच्छे से सो पाएँ, वही चीज़ उनको अट्रैक्ट करती थी। विच एस्केप थ्रू द स्कूटी पेन्स, जो कि वहाँ पर जो ग्लास के विंडो थी वो स्मोकी डस्ट से ढकी हुई थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, जो कि उनको गर्म रखने में काम आती थी। इट मीन्स कि वहाँ पर उनके लिए एक सूटेबल शेल्टर मिल सके। इन फ्रंट ऑफ द फायर, इट मीन्स कि वो फायर के सामने अच्छे से वहाँ पर सो सकते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैक स्मिथ ने बहुत ही कैजुअली और इनडिफरेंटली उस रेड ट्रैपर की तरफ देखा। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया होता है, जो बिना किसी परमिशन के अंदर आ गया था। He looked the way people of the type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. He looked the way people of his type. उसने उसके तरीके के लोग देखे थे जिनकी लंबी दाढ़ियाँ होती थी और गंदे कपड़े होते थे, और जिसके पास बहुत सारे रेड ट्रैप्स उसकी चेस्ट पर लटक रहे थे, मतलब कि उसने पूरा बंच एक रेड ट्रैप का अपने साथ लिया हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विद ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और ब्लैक स्मिथ ने उसको गर्दन हिलाकर उसको कंसेंट दे दिया कि वो वहाँ पर रुक सकता है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहाँ पर बातें करने नहीं आया था, बल्कि केवल अपने आप को वार्म रखने और सोने के लिए आया था।
In those days, the Ramshaw iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रैमशो आयरन मिल जो थी एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के पास थी. इट मीन्स कि एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था वो, जिसका केवल एक एम्बिशन था कि वो अच्छा आयरन मार्केट तक पहुंचा सके. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. वो रात दिन केवल यही देखता था कि कैसे काम को अच्छे से किया जा सके, और यही सब के लिए वो रात को इंस्पेक्शन के लिए आता था. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे so close to the furnace that steam rose from his wet rakes. नेचुरली मतलब कि नेचुरली हमेशा की तरह हमेशा वो क्या करता था, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये देखता था कि जो उन्होंने रैगामफिन जो कि उनका कोट होता था कि वो who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags, कि वो उनके फर्नेस के पास, उसकी भट्टी के पास इस तरीके से हो ताकि उनके जो गीले कपड़े हैं वो उनको हीट अप ना कर सके. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ को फॉलो नहीं किया, जिसने कि हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि उस स्ट्रेंजर को जब उन्होंने रेड ट्रैपर को देखा उन्होंने उसकी कोई भी कृपा नहीं की या परवाह नहीं की. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उनके पास गए, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ध्यान से देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उन्होंने उसका जो स्लाउच था, मतलब कि जो उसका झुका हुआ एक कह सकते हैं, उन्होंने एक फेस को कवर कर रखा था, उसको हटा दिया ताकि वो उसके फेस को ठीक से देख सके. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक. उन्होंने उसको पहचान लिया कि वो क्या कौन था, निल्स ओलोफ था. हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो. द मैन विद रेड ट्रैप्स हैड नेवर before seen the iron master at Ramshaw and did not even know what his name was. द मैन विद द रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैपर था उसने कभी भी आयरन मास्टर को रैम्सजो में नहीं देखा था और उसका नाम भी नहीं जानता था. बट इट अकर्ड टू हिम that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि वो एक फाइन जेंटलमैन था जो ओल्ड मैन था. ठीक है, वो एक ओल्ड मैन था. ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, जिसने कि शायद उसको 2 क्रोनर दिए थे. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो उसको धोखा नहीं देना चाहता था. येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी. हाँ, ये भगवान जानता है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें उस फौज से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. दैट वॉज द मिस्टेक. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन. यही तुम्हारी मिस्टेक थी, और अगर मैं उस टाइम पर सर्विस पर होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर आओगे. टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमराड. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. अब उसके घर जाना और एक ओल्ड रेजिमेंट की तरह उसको ट्रीट करना, ये उसको पसंद नहीं आया. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म. उसने वहाँ जाने से मना कर दिया. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर. अब उसे 30 क्रोनर के बारे में सोचने लगा. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन. एक मैनर के घर में जाना, इट मीन्स कि एक आर्मी वाले के घर में जाना ऐसा है जैसे कि अपने आप को शेर की गुफा में भेज देना. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉल्ज एंड देन स्नीक अवे इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल. वो केवल वहाँ पर सोना चाहता था और वहाँ से जल्दी ही अगले दिन निकलना चाहता था. द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग. आयरन मास्टर ने सोचा कि शायद वो अपने कपड़ों की वजह से एम्बेरेस्ड फील कर रहा है.
प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। ही सेड, एलिजाबेथ इज़ डेड। एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, शायद तुमने सुना होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बच्चे बाहर हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरे घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं रहता। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस टू मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। इसलिए हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि हमें क्रिसमस पर कोई कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं है, और इसलिए हमारे साथ आओ और क्रिसमस फूड बनाने में हमारी हेल्प करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने मना कर दिया। एंड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और वो बार बार मना करता रहा, तो इसलिए आयरन मास्टर को लगा कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल prefer to stay with you tonight, St. John Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब उन्होंने कहा, ब्लैक स्मिथ से कहा, जिनका नाम था सेंट जॉन स्टॉर्म, कि मुझे लगता है कि कैप्टन वॉर्नस्टेल आपके साथ ही रुकना चाहते हैं, और वो ये कहकर मुड़ गए। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। और वो ये कहकर हंसने लगा, और ब्लैक स्मिथ जानते थे कि उन्होंने अपने ये लास्ट वर्ड नहीं कहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्हें उस मिल के बाहर में कैरेज की आवाज़ आई। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और अंदर एक नए गेस्ट आए। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव अ बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ, इसके लिए ताकि वो स्ट्रेंजर को बुला सके। क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बेटी उनसे ज़्यादा अच्छे से उसको इन्वोक कर सकती है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। उसने एंटर किया, उसके पास एक पर्स था और उसने एक बड़ा कोट पहना हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी शाई फील हो रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि पिछली शाम को था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अपेरेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। वे दोनों अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे, और आयरन और चारकोल अभी भी भट्टी में जल रहा था। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।